मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल ना होता तो नवाज शरीफ के खिलाफ भी नाअहली और पनामा स्कीम का आगाज ना होता। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें करने वाले तमाम किरदार बेनकाब हो चुके। साबिक वजीर आजम की वापसी। डॉन लीक्स का मकसद क्या था? जंग कॉलम्स। कॉलम निगार हुज़ैफा रहमान अपने कॉलम में लिखते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने तो इदारों ने आइन शिकनी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले पर अमल करवाने का सोचा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट साबिक आमर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल करने का हुक्म दे चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की अमलदारी ही नवाज शरीफ का गुनाह ठहरी और उन्हें इसी गुनाह की पादाश में वजारत उज़्मा से नाअहल करवा दिया गया। जी हाँ, नवाज शरीफ अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करवाने के लिए परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल ना करते तो उनके खिलाफ कभी नाअहली और पनामा स्कीम का आगाज़ नहीं होता। नवाज शरीफ का जुर्म यह था कि उन्होंने 2013 में इक़्तिदार संभालने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोवन अमल करने का फैसला किया। तब तमाम कुव्वतों ने नवाज शरीफ को नाकाम करने की ठान ली। सबसे पहले तो नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ 35 पंक्चर और 4 हल्के खोलने का ड्रामा शुरू किया गया। जब इमरान खान के मुतालबे में जान नजर नहीं आई और तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर भी ऐसी नहीं थी कि वो तनहा शारा दस्तूर को बंद कर सकती, तो फिर सानहा मॉडल टाउन का एहतमाम किया गया। इस सब का मकसद था कि धरना मंसूबे में ताहिरुल कादरी के मजहबी उनसर की इमदाद भी शामिल हो जाए, जिसके बाद शारा दस्तूर पर तवील धरना दिया गया। नवाज शरीफ पर मुस्ताफ़ी होने के लिए दबाव बढ़ाया गया, मगर जिस नवाज शरीफ ने बंदूकों के सामने कह दिया था कि रेजिग्नेशन ओवर माई डेड बॉडी, तो ये चंद सौ बलवाई उनसे भला कहाँ इस्तीफ़ा ले सकते थे? या एक बिजनेसमैन का पैगाम नवाज शरीफ को कैसे मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर कर सकता था? बहरहाल साना पेशावर के बाद धरने को ख़त्म करना पड़ा, मगर नवाज शरीफ को हटाने का एजेंडा अपनी जगह मौजूद रहा। उस दौरान चीन के सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान का तारीखी दौरा किया। चीन के सदर के दौरे ने पाकिस्तान का माशी और जोग्राफियाई मंजरनामा ही बदल दिया। चीन नवाज शरीफ के साथ काम करके बहुत इत्मीनान में था। चीन के सदर के दौरे के बाद कुछ अर्सा सुकून से गुजरा, मगर नवाज शरीफ को निकालने का फैसला करने वाले मंसूबा साजों को भला कहाँ आराम था। ऐसे में दुनिया भर में पनामा दस्तावेजात की लीक का मामला सामने आया और बाद में इसे पनामा स्कैंडल का नाम दे दिया गया था। पाकिस्तान के तकरीबन 400 से ज़ायद अफराद का पनामा में जिक्र था, मगर पनामा स्कैंडल की तहकीकात सिर्फ नवाज शरीफ और उसके ख़ानदान से की गईं। नवाज शरीफ के खिलाफ जो वॉल्यूम्स 2013 में मुशर्रफ केस शुरू करने के बाद तैयार होना शुरू हुए थे, 2016 तक इन वॉल्यूम्स की तादाद 10 तक पहुंच गई थी। इन्हीं तैयार शुदा वॉल्यूम्स को वाजिद ज़िया JIT के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया गया और इंतहाई महारत से इन वॉल्यूम्स को पनामा केस की फ़ाइल के साथ लफ कर दिया गया। और यूं जिस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नवाज शरीफ ने ताकतवरों की ख्वाहिश के बरक्स मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आगाज़ किया था, उसी सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पनामा और अकामा पर घर भेज दिया। बाकी ये डॉन लीक्स और ट्वीट्स वापसी सिर्फ शोशे थे। मकसद नवाज शरीफ को सिर्फ दबाव में रखना था, लेकिन अगर आज देखें तो नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें करने वाले तमाम किरदार बेनकाब हो चुके हैं और इन तमाम किरदारों के बारे में पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। जिन लोगों ने नवाज शरीफ की साख पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश की थी, आज उनकी अपनी साख तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान की सियासत एक मरतबा फिर नवाज शरीफ के गिर्द घूम रही है। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने वाले जजेस पर आवाम ने एतबार क्या करना है? आज उनके अपने साथी उन फैसलों से इत्तेफाक नहीं करते और बरमला पनामा केस के फैसलों को खिलाफ आइन और कानून करार देते नजर आते हैं। नवाज शरीफ ने नैब अदालत के एक फैसले के बाद आसमान की तरफ देखकर कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। फिर उसी अल्लाह ने अपने बंदे को सुरखरू किया और तमाम किरदारों को बेनकाब कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।